दोस्तों 90s का एरा पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक रहा है, जहां पर WWE, WCW और ECW की पॉपुलैरिटी 90s में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी और बहुत से रेसलिंग के कल्ट फैंस 90s के दौर में ही ग्रो हुए थे। जहां पर WCW ने WWE को रेटिंग्स में हराना शुरू किया था और वहीं अर्ली 90s और लेट 90s में WWE रेसलिंग की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनी थी और 90s में ही WWE, WCW ने ऐसे स्टार्स को क्रिएट किया था जिनकी बात आने वाले 100 सालों तक की जाएगी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन रेसलिंग सुपरस्टार्स की जो 90s में ग्रेटेस्ट थे। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इस लिस्ट में मैंने उन स्टार्स को ऐड किया है उनकी पॉपुलैरिटी, फैन बेस और चैंपियनशिप अकम्पलिशमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझसे कोई स्टार मिस हो गया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं। और नंबर 18 पे आते हैं स्कॉट स्टाइनर। दोस्तों स्कॉट स्टाइनर को अगर हम उनकी रेसलिंग एबिलिटी के हिसाब से जज करें तो वो भी 90s के ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक थे, जहां पर वे WCW के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट टैग टीम्स का हिस्सा थे और अपने भाई रिक स्टाइनर के साथ उन्होंने एक जबरदस्त टीम बनाई थी। और WCW को लेट 80s में छोड़ने के बाद वे WWE में आए थे और वहां पर भी स्टाइनर और उनके भाई ने अमेजिंग एथलेटिज्म दिखाया था और विंस स्टाइनर को मेगा पुश देना चाहते थे। और ये बात 1994 की है, पर स्टाइनर ने टैग टीम्स में परफॉर्म करना ही बेहतर समझा था। फिर वे WCW वापस चले गए और लेट 90s आते आते स्टाइनर ने अपने लुक को भी चेंज किया और वे बन गए फ्रीकजिला और उनकी फिजिक और भी ज़्यादा फ्रीकिश हो गई थी और वे नेक्स्ट लेवल के हील हो गए थे। और WCW के वन ऑफ द मोस्ट हेटेड और ग्रेटेस्ट रेसलर्स में स्टाइनर को हमेशा याद किया जाएगा। नंबर 17 पे आता है रिक फ्लेयर। दोस्तों द नेचर बॉय रिक फ्लेयर ने रेसलिंग को 50 सालों से भी ज़्यादा दी हैं और वे 70s से ही रेसलिंग में एक्टिव हैं और वे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे, जहाँ पर वे 80s के टाइम पर भी ग्रेटेस्ट थे और 90s के आते आते उन्होंने 1992 रॉयल रंबल जीता था और फिर से वे WCW चले गए थे। और जब NWO WCW में फॉर्म हुआ था तो फ्लेयर उनके फर्स्ट चैलेंजर्स में से एक थे और उस टाइम पर उन्होंने मल्टीपल चैंपियनशिप जीती थी और होगन, स्टिंग, रैंडी सेवेज, वेडर के साथ उनकी राइवलरी रही थी। नंबर 16 पे आते हैं गोल्डबर्ग। जब मंडे नाइट वॉर्स अपनी पीक पर थी और WCW उस समय दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी बन चुकी थी तो WCW में एक और मेगा सुपरस्टार का आगमन हुआ था। सितंबर 1997 में एक बीस्ट ने WCW के मंडे नाइट्रो में कदम रखा था और वो था बिल गोल्डबर्ग, जिसने अपने पहले मैच में ह्यूग मोरिस को स्क्वैश किया और बार बार हर मैच में वो अपने अपोनेंट्स को स्क्वैश करता ही चला गया और अपनी ऐसी अनडिफिटेड स्ट्रीक बनाई जिसने WCW को और ऊपर उठाने में मदद करी और 90s के भी गोल्डबर्ग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक बने। और जो लेगेसी उन्होंने क्रिएट की उसकी बराबरी और कोई दूसरा स्टार नहीं कर पाएगा, जो नेचुरल इंटेंसिटी के साथ अपने सिग्नेचर मूव्स को परफॉर्म करता था। ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में से एक है। नंबर 15 पे आते हैं हॉलीवुड हल्क होगन। दोस्तों हल्क होगन ऑलरेडी रेसलिंग के एस्टैब्लिश्ड मेगा स्टार्स में से एक थे 80s में और वे मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्स में से भी एक थे, पर 90s के आते आते उनके स्टारडम को और दूसरे नए स्टार्स चैलेंज करने लगे थे और उनका और विंस मैकमैन का स्टीरॉयड स्कैंडल भी हुआ था और होगन की इमेज और रेपुटेशन इससे प्रभावित हुई थी। फिर होगन ने WCW को ज्वाइन कर लिया था 1994 में और फैंस अभी भी होगन को रेसलिंग करते देखना चाहते थे। फिर 1996 तक होगन का फैन फेवरेट और हीरोइज्म वाला कैरेक्टर फैंस को बोर करने लगा था और बिशॉफ ने होगन को रिक्वेस्ट करी थी कि वे हील हो जाए, क्योंकि उस टाइम पर WCW में आउटसाइडर स्कॉट हॉल और केविन नेश आ गए थे और उनके थर्ड मेंबर को वे टीज कर रहे थे। फिर 1996 के बैश एट द बीच पेपर व्यू पर होगन हील हो गए थे और उन्होंने स्कॉट हॉल और केविन नेश के साथ मिलकर NW फॉर्म कर लिया था और एक तरीके से WCW ने यहाँ पर छक्का लगा दिया था और हॉलीवुड होगन का जन्म यहाँ पर देखने को मिला था और ये डार्कर एजियर वर्जन था हल्क होगन का। और NWO स्टोरी लाइन्स ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था WCW के ऊपर, जिसने रेसलिंग को रेवोल्यूशनाइज किया था कि कैसे स्टोरी लाइन्स और कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है। और पूरे 90s में NWO और हॉलीवुड हल्क होगन WCW के मेजर स्टोरीज का पार्ट रहे थे और यहाँ 90s में भी होगन ने यह दिखाया था कि वे बदलते टाइम के हिसाब से भी वर्क कर सकते हैं और वे बने 90s के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। नंबर 14 पे आते हैं योकोजुना। 90s में रेसलिंग एक अलग ही लेवल की वाइब देती थी। जब पुराने फैंस टीवी पर WWE के गोल्डन डेज को देखते होंगे, अर्ली 90s में एक डोमिनेंट फोर्स आई थी जिसने WWE को हिलाकर रख दिया था और वो थे योकोजुना। योकोजुना ओरिजिनली सुमो नहीं थे, पर उनके अपीयरेंस को देखकर उन्हें एक सुमो की गिमिक दी गई थी। योकोजुना ने 1993 रॉयल रंबल जीता और होगन को 93 किंग ऑफ द रिंग में हराया और वे WWE चैंपियन बन गए थे और अंडरटेकर के साथ उन्होंने मेमोरेबल मैचेस दिए हैं और ओवन हार्ट के साथ उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीती है 2 बार और अपने 5 साल के WWE के करियर में एक इम्पैक्टफुल लेगेसी उन्होंने क्रिएट की, जिसकी वजह से उन्हें वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल बिग मैन में से एक कहा जाता है पूरी रेसलिंग की हिस्ट्री में, पर आज वे हमारे बीच नहीं है। नंबर 13 पे आते हैं लेक्स लूगर। द टोटल पैकेज। लेक्स लूगर भी रेसलिंग के एक ऑल टाइम ग्रेट रेसलर्स में से एक है, जहां पर WCW के वन ऑफ द बिग स्टार्स में से एक थे लेट 80s में और उन्होंने अपने पास WCW यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रखी है 523 दिनों तक और WWE में आने के बाद उन्होंने योकोजुना को बॉडी स्लैम किया था, जो एक बहुत बड़ा पैट्रियोटिक मूवमेंट माना जाता है और 1994 रॉयल रंबल के वे को विनर थे और WCW नाइट्रो के फर्स्ट एपिसोड में वे दिखे थे, जिससे मंडे नाइट वॉर्स और ज़्यादा हीटेड हो गई थी।
और लूगर ने हॉलीवुड होगन को भी हराया था WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो एक मेजर अचीवमेंट माना जाता है पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में। लूगर की फिजिक और उनकी पर्सनालिटी एक मेजर अट्रैक्शन था फैंस के लिए, और वे दूसरे ट्रिपल क्राउन चैंपियन रहे हैं WCW के। और लेक्स लूगर भी 90s के ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक है, और करंटली वे एक हॉल ऑफ फेमर भी है। नंबर 12 पे आते हैं ओवन हार्ट। ओवन हार्ट ब्रेट हार्ट के छोटे भाई हैं, और उन्होंने भी WWE में एक सिग्निफिकेंट सक्सेस को अचीव किया है, जहां पर वे किंग ऑफ द रिंग विनर रहे हैं। 2 बार उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता है, 1 बार वे यूरोपियन चैंपियन रहे हैं, और 4 बार उन्होंने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। ओवन हार्ट 90s के एक प्रोमिनेंट फेस थे और फैन फेवरेट रहे हैं, जहां पर वे रिंग में एथलेटिक थे और उनकी रेसलिंग स्किल्स भी अच्छी थी। जहां पर समरस्लैम 1994 का स्टील केज मैच उनके भाई ब्रेट हार्ट के साथ मेमोरेबल था, और केम कॉर्नेट और हार्ट फाउंडेशन स्टेबल का भी ओवन हार्ट मेंबर रहे हैं। ओवन हार्ट फैंस और अपने फेलो कलीग्स के बीच बहुत क्लोज थे। 1999 ओवर द एज पेपर में जब ओवन हार्ट की एक इंसिडेंट के दौरान डेथ हो गई थी, तो अगला पूरा रॉ का एपिसोड ओवन हार्ट को डेडिकेटेड था, जहां पर ओवन को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया था उनके कलीग्स और फ्रेंड्स के द्वारा। और ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी एक लेगेसी को क्रिएट किया है, जिसके चलते ओवन हार्ट फाउंडेशन बनाया गया, जो गरीब परिवारों की मदद करता है स्कॉलरशिप, हाउसिंग और पार्टनरशिप प्रोग्राम्स में। नंबर 11 पे आते हैं स्टिंग। जिस तरह अंडरटेकर WWE के एक ऑल टाइम ग्रेट रेसलर हैं, वैसे ही स्टिंग WCW के एक ऑल टाइम ग्रेट रेसलर थे, और वे भी 80s के एक प्रोमिनेंट फेस थे जब वो जिम क्रॉकेट प्रमोशनल रेसलिंग था। फिर जब वो WCW हो गया था, तो स्टिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी, और अर्ली 90s तक वे WWE के मेन इवेंट सुपरस्टार्स में से एक थे। फिर जब होगन WCW में आए थे और NWO फॉर्म हुआ था, तो स्टिंग ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया था, और वे और ज़्यादा डार्क हो गए थे, और उनका ये कैरेक्टर द क्रो फिल्म से इंस्पायर्ड था, और वे रेगुलर NWO के मेंबर्स पर अटैक करते रहते हैं। फिर महीनों के बिल्डअप के बाद फाइनली स्टिंग और होगन का फेस ऑफ हुआ था स्टारकेड पेपर में, जहां पर स्टिंग ने होगन को हराया था। और स्टिंग ने 90s में रेसलिंग को डोमिनेट किया था, और मल्टीपल चैंपियनशिप्स उन्होंने जीती थी, और उनका द क्रो पर्सोना बहुत आइकॉनिक माना जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टिंग भी 90s के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं। नंबर 10 पे आते हैं ट्रिपल एच। दोस्तों, ट्रिपल एच एट प्रेजेंट WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं, पर उनके रेसलिंग के प्रति योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। ट्रिपल एच 1995 में WWE में आए थे, और उनका नाम था हंटर हर्ट्स हेम्सली। ये गिमिक थी एक रॉयल एरिस्टोक्रेट की, और फिर 1997 में उन्होंने किंग ऑफ द रिंग जीता, और शॉन माइकल्स के साथ WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैक्शन बनाया था, जिसका नाम था डी जनरेशन एक्स। और जब माइकल्स रेसलमेनिया 14 के बाद सेमी रिटायर्ड हो गए थे, ट्रिपल एच ने अपने आप को एक मेजर स्टार के रूप में WWE में स्टैब्लिश किया था, जहां पर द रॉक के साथ उन्होंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैडर मैच दिया था समर स्लैम में। और ईयर 99 में अपने आप को एक कंपनी के ग्रेटेस्ट हील में तब्दील करके बताया, और ऑस्टिन रॉक मिक फोली के साथ उन्होंने मंडे नाइट रॉ और पूरे एटीट्यूड एरा के ग्रेटेस्ट और मेमोरेबल मैचेस दिए थे। और ये तो बस शुरुआत थी, और आने वाले और कई सालों तक भी ट्रिपल एच WWE के मेन सुपरस्टार्स में से एक बने रहे थे। नंबर 9 पे आते हैं द रॉक। रॉक अपने परिवार के थर्ड जनरेशन सुपरस्टार्स में से एक है, और 1996 सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने अपना डेब्यू किया था WWE में। पर यहाँ फैंस ने इनिशियली रॉक के कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया था। फिर रॉक यहाँ पर हील हो गए थे, और नेशन ऑफ डोमिनेशन को वे ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ से रॉक के सेगमेंट्स फैंस को पसंद आने लग जाते हैं, और उनके प्रोमो कट करने का तरीका फैंस में सुपर ओवर हो जाता है। फिर 1998 सर्वाइवर सीरीज में वो अपनी पहली WWE चैंपियनशिप जीतते हैं, और मिक फोली के साथ उनका आइकॉनिक फ्यूड देखने को मिलता है। और स्टीव ऑस्टिन और ट्रिपल एच के साथ भी रॉक की राइवलरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक मानी जाती है पूरे एटीट्यूड एरा की, जहां पर रॉक एक ग्लोबल सुपरस्टार के तौर पर बन के उभरे, और वे WWE के ग्रेटेस्ट मेन इवेंट सुपरस्टार्स में से एक थे लेट 90s के और पूरे एटीट्यूड एरा के भी। नंबर 8 पे आते हैं ब्रेट द हिटमैन हार्ट। द एक्सीलेंस ऑफ एक्सिक्यूशन। ब्रेट हार्ट WWE के एक ऐसे लेजेंड रहे हैं जिन्होंने ग्लोबली WWE को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया था, और वे होगन के डिपार्चर के बाद WWE के फेस थे, और ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स की राइवलरी 90s की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक मानी जाती है, जहां पर उनका और माइकल का फ्यूड WWE के बेस्ट फ्यूड्स में से एक माना जाता है। और ब्रेट हार्ट 90s में WWE के एक ऐसे मेगा स्टार थे कि WCW उन्हें किसी भी हाल में साइन करना चाहता था मुंह मांगी रकम पर। और 97 में ब्रेट हार्ट अपनी पीक पर थे पॉपुलैरिटी के मामले में, पर यहाँ मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब होने के बाद उन्होंने WWE को लीव कर दिया था एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से, और यहाँ वे WCW चले गए थे। पर WCW में हार्ट का करियर अच्छा नहीं रहा था, और उनका प्रोफेशनल रेसलिंग करियर सिर्फ WWE के लिए मेनली जाना जाता है। और 2005 में उन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था, और 2010 में उन्होंने WWE में रिटर्न किया और अपने लॉन्ग टर्म राइवल शॉन माइकल्स के साथ हाथ मिलाया था। नंबर 7 पे आते हैं डीजल केविन नैश। बिग डैडी कूल डीजल WWE में शॉन माइकल्स के बॉडीगार्ड के रूप में आए थे, और यहाँ डीजल को अपने शुरुआती सालों में फैंस से अच्छा रिएक्शन मिला था। यहाँ पर फिर डीजल अपने WWE करियर के दौरान बॉब बैकलैंड को हराकर WWE चैंपियनशिप अपने नाम करते हैं,
और 1996 में डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने के बाद वे WCW चले गए थे स्कॉट हॉल के साथ और वहाँ पर बैश एट द बीच पेपर व्यू में होगन के साथ मिलकर उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग के फेस को ही चेंज कर दिया था हमेशा के लिए, जहाँ पर उन्होंने फॉर्म किया था NWO, जिसने केविन नैश जो WCW में अपने असली नाम से रेसल करते थे उस समय के मंडे नाइट्रो के की प्लेयर्स में से एक माने जाते थे। और यहाँ NWO स्टोरी लाइन ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था मंडे नाइट वॉर्स में, जो विनिंग स्ट्रीक उन्होंने जारी रखी थी 84 कंसेक्यूटिव वीक्स तक। यहाँ WCW ने WWE को बीट किया था और केविन नैश ने ही गोल्डबर्ग के अनडिफीटेड स्ट्रीक को एंड किया था। और थ्रू आउट 90s में ही केविन नैश WWE और WCW के थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स। नंबर 6 पे आते हैं स्कॉट हॉल रेजर रेमोन। द बैड गाय रेजर रेमोन ने WWE में बैड गायज के स्क्वैग को दिखाया था, जहां पर वे स्टाइलिश, कॉकी और उनके चलने बोलने का स्टाइल फैंस के साथ बहुत अच्छे से क्लिक हुआ था। और वे 90s के ग्रेटेस्ट मिड कार्ड रेसलर्स में से एक थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस भी। 96 में वे WCW चले गए थे और केविन नैश के साथ उन्होंने NW फॉर्म किया था, जिसे मैं इससे पहले होगन और नैश के 90s के रेट्रोस्पेक्टिव में बता चुका हूं, जिन्होंने बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले किया था मंडे नाइट वॉर्स में WCW के लिए। और एक तरह से WCW 97 तक रेसलिंग की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मानी जाती थी, जहां पर उस समय ऑलमोस्ट WWE के टॉप स्टार्स अब WCW के लिए काम कर रहे थे। नंबर 5 पे आते हैं शॉन माइकल्स। दोस्तों, जहां पर हम 90s के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर हम हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स की बात ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है। शॉन माइकल्स 90s के स्टार प्लेयर्स में से एक थे और वे विंस मैकमैन के गोल्डन बॉय थे और मिड से लेट 90s तक शॉन माइकल्स ने ही WWE को संभाला था। और एक पॉइंट ऐसा भी आया था माइकल्स के करियर में जहां पर वे WCW से बात चलाना चाहते थे, पर विंस मैकमैन ने उन्हें रोका था। और जो रेटिंग्स WWE में आ रही थी वे सिर्फ ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर की वजह से आ रही थी। शॉन माइकल्स ने 90s की सारी मेजर स्टोरीज को हैंडल किया था और हमेशा से ही बढ़िया और एक्साइटिंग मैचेस दिए थे, जहां पर केविन नैश के साथ वे अगर मैचेस में हो, वेडर के साथ में हो और या फिर वे अंडरटेकर के साथ मैचेस में हो, हमेशा से उनके मैच 5 स्टार रेटेड रहते थे। और इन सब अचीवमेंट्स ने शॉन माइकल्स को बनाया 90s का ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। नंबर 4 पे आते हैं केन, द बिग रेड मॉन्स्टर केन। ग्लेन जेकब्स की अर्ली गिमिक्स को अगर हम छोड़ दें तो लेट 90s में केन ने इतना तगड़ा इम्पैक्ट डाला था पूरे WWE में, जिसकी चर्चा आज तक होती है। और टिल डेट केन का कैरेक्टर फ्रेश लगता है। अंडरटेकर के भाई के रूप में केन एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर थे और अंडरटेकर को फिजिकली डोमिनेट करने वाले वे एक लौते सुपरस्टार ही रहते, जिसकी वजह से अंडरटेकर भी WWE की मेजर स्टोरीज का पार्ट थे। और उनकी केन के साथ राइवलरी ने WWE को रेटिंग्स में जीतने में भी मदद करी थी। और अंडरटेकर और केन की स्टोरी टेलिंग भी WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज का पार्ट रही है। केन ने अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया और वे लंबी रेस के घोड़े बन के निकले और उनका करियर भी 25 सालों से ज़्यादा तक चला। और 90s के वे WWE की ग्रेटेस्ट क्रिएशंस में से एक थे और 90s के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में। नंबर 3 पे आते हैं मिक फोली। जहां पर हार्डकोर रेसलिंग की बात हो वहां पर मिक फोली को हमेशा से याद किया जाएगा। मिड 90s में जहां पर WWE क्रिएटिवली कचरे में चला गया था, वहां पर मिक फोली के मैनकाइंड कैरेक्टर ने WWE में अंडरटेकर को चैलेंज किया था अपने डेब्यू करते साथ ही। और एक्सट्रीम मैचेस में वे इन्वॉल्व हुए थे और एटीट्यूड एरा के टाइम पर वे WWE के की प्लेयर्स में से एक थे, जहां पर उन्होंने रॉक को हराया था WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसने मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप गैदर करी थी रॉ पर। और WWE को एक लीडिंग रेसलिंग कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश होने में भी मदद करी थी, जहां पर वे स्टीव ऑस्टिन, रॉक, ट्रिपल एच के साथ फ्यूड में थे। और हार्डकोर और ओवर द टॉप मूवमेंट्स यहां पर मिक फोली के द्वारा देखने को मिले थे, जहां पर कैक्टस जैक और डूड लव मिक फोली के अल्टर ईगोज में से एक थे। और इन अचीवमेंट्स की वजह से मिक फोली बने 90s के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। नंबर 2 पे आते हैं अंडरटेकर। इस लेजेंड के बारे में मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। दी अंडरटेकर का कैरेक्टर इतना यूनिक और मिस्टीरियस था कि सिर्फ फैंस टेकर को देखने के लिए अरीना में आते थे, जहां पर होगन को उन्होंने WWE चैंपियनशिप के लिए हराया था सर्वाइवर सीरीज 1991 में। फिर 90s में मैनकाइंड, शॉन माइकल्स, स्टीव ऑस्टिन और केन के साथ वे फ्यूड में थे, जो टेकर के 90s के करियर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्यूड्स में से एक माने जाते हैं। और WWE को अंडरटेकर के बगैर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और WWE को अंडरटेकर के बगैर इमेजिन करना ही नामुमकिन सा लगता है। और ये एक ऐसे लोते लेजेंड रहे हैं जिन्होंने अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को अपने नाम नहीं किया। अंडरटेकर ने WWE के 90s एरा में बहुत बड़ा और अहम योगदान दिया था, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और लेट 90s में उनका मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाला कैरेक्टर WWE के एटीट्यूड एरा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और अंडरटेकर यहाँ पर बनते हैं 90s के सेकंड मोस्ट ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। नंबर 1 पर आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। एक बार आप भूल जाए हल्क होगन को, जॉन सीना को, ट्रिपल एच को और द रॉक को, लेकिन जब स्टीव ऑस्टिन का एपिक म्यूजिक हिट होता है तो क्राउड को गूज़बम्प्स दे देता है। और जो पागलपन ऑस्टिन की एंट्री पर देखने को मिलता है वो हमेशा से ही एपिक होता है। स्टीव ऑस्टिन ने WWE को एक लीडिंग रेसलिंग कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश किया था लेट 90s के आते आते। और ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के बाद वे WWE के फेस थे। और पूरे एटीट्यूड एरा के फेस बॉय भी स्टीव ऑस्टिन थे, जिनकी वजह से ही WCW आउट ऑफ बिजनेस हो गया था। स्टीव ऑस्टिन हल्क होगन के बाद दूसरे सबसे प्रॉफिटेबल रेसलर बने थे WWE के। और उन्होंने मेजर पेपर व्यूज को उन्होंने अपनी तरफ से हेडलाइन किया था और उनके मर्चेंडाइज सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़े थे।
स्टीव ऑस्टिन के कैरेक्टर ने एटीट्यूड एरा को जन्म दिया था और एंटी हीरोज को फैन फेवरेट बनाया था, और जो फैन फॉलोइंग स्टीव ऑस्टिन ने अचीव करी थी लेट 90s में, डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसा स्टार को आज तक नहीं बना पाया। और स्टिल टू दिस डेट जब भी ऑस्टिन का ग्लास शैटर होता है, अरीना में क्राउड झूम उठता है, और स्टीव ऑस्टिन हमेशा से ही 90s के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की लिस्ट में रहेंगे नंबर 1 पर।